मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है करियर काउंसलिंग। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं लेकर आती हूँ आपके लिए एक ऐसा मेहमान जो आपको बताते हैं अपने डिपार्टमेंट की पहचान। और आज यहाँ अपने डिपार्टमेंट की पहचान साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनको मेडिकल क्षेत्र में लगभग 15 साल का तजुर्बा है, जिन्होंने अपनी शिक्षा बैचलर्स एंड मास्टर्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से किया है। इसके अलावा हरियाणा और उत्तराखंड के आयुर्वेद कॉलेज में वह प्रिंसिपल के पद पर रहे हैं, जिनके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर 15 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं और साथ ही 10 से भी ज्यादा सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हुई हैं। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मंगलायतन विश्वविद्यालय के आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर यानी MAMRC से आयुर्वेदा हेड प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा जी की, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। डॉक्टर मनोज, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM। नमस्कार, धन्यवाद याशिका जी। मनोज जी, कहते हैं डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं। इंसान जब शारीरिक समस्याओं से जूझ रहा होता है तो ईश्वर के बाद वह डॉक्टर ही हैं जिन पे वे आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। लेकिन मेडिकल क्षेत्र इतना विशाल और विभाजित है कि किस क्षेत्र में अपना करियर चुने ये व्यक्ति के लिए समझना थोड़ा सा असमंजस में है। ऐसे में आज हम चिकित्सा के सबसे पुराने इतिहास और हमारे वेदों से जुड़े आयुर्वेद विभाग के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। तो शुरुआत करते हैं उसके करियर से। आयुर्वेदा में क्या क्या करियर हैं और वह किसी छात्र के लिए कितना सिक्योर है? आयुर्वेदा सभी के लिए, समाज के लिए भी उतना ही सुरक्षा का वातावरण पैदा करता है। लेकिन इसमें अगर देखें छात्रों के कैरियर के हिसाब से तो आयुर्वेद चिकित्सक, आयुर्वेद शिक्षक और रिसर्च ऑफिसर और आयुर्वेद फार्मेसीज में प्रोडक्ट मैनेजर और आयुर्वेद कंसल्टेंट की विभिन्न भूमिकाओं में आयुर्वेद का छात्र काम कर सकता है। ये आयुर्वेद का जो कैरियर है बहुत लंबे समय तक, जो कि स्वास्थ्य और शिक्षा ऐसे विभाग होते हैं, इनमें सैचुरेशन आने की कभी भी संभावना नहीं है, क्योंकि जब तक मनुष्य है, जब तक उसका स्वास्थ्य सुरक्षित और सेफ रहना जरूरी है। तो इसके लिए स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए आयुर्वेद रहना उतना ही जरूरी है। बिल्कुल सर। और जो स्टूडेंट्स, जो छात्र आयुर्वेदा में अपना करियर चुनना चाहते हैं, उनको किस तरह की स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए? जो आयुर्वेद की अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले बच्चों में डेवलप होनी चाहिए। इसके साथ में जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, जिसमें कि आपके आयुर्वेद जड़ी बूटियों को पहचानने का तरीका, आयुर्वेद जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाने का तरीका, साथ में जो चिकित्सक की कौशल है उसको एक्सपर्टाइज के रूप में और उसका रिसर्च और एनालिसिस में यूज करने के बाद में उसका जो कॉर्पोरेट इस्तेमाल, और सबसे ज्यादा जो छात्रों में जरूरी है वो नैतिकता होना जरूरी है। बिल्कुल, नैतिकता के बिना स्वास्थ्य का फील्ड है वो अधूरा रह जाता है। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन इस क्षेत्र में सैलरी पैकेज की शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब हमारे छात्र लगभग कितना अंदाजा लगा सकते हैं? याशिका जी, बच्चों के लिए इनिशियल सैलरी पैकेज है BAMS छात्र के लिए 30 to 50,000 से स्टार्टिंग है। और ये अनुभव और योग्यता के आधार पर आगे बढ़ सकता है। 3.5-4 लाख रुपए तक इसका सैलरी पैकेज हो सकता है। बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही खास बात बताई आपने और एक एम्प्लॉय के लिए काफी ग्रोथ भी बताई। लेकिन इन जॉब्स में उनके परिवार को भी किसी तरह के बेनिफिट्स या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं? बिल्कुल की जाती हैं। इसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से भारत सरकार ने आयुर्वेद चिकित्सक के परिवार वालों को मेडिकल इंश्योरेंस, पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और उनके कॉर्पोरेट डेवलपमेंट और एजुकेशन और समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए विभिन्न उपाय किए। ओके मनोज सर, लेकिन किस स्ट्रीम के छात्र आयुर्वेदा जैसे विभाग का कोर्स कर सकते हैं? यानी उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और इस तरह की जॉब्स में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है? देखिए मैडम, इसमें यह होता है कि अगर
प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है कोई छात्र, तो सबसे पहले इसको 10+2 साइंस से होना जरूरी है। लेकिन अगर कोई बच्चा 10th लेवल पर भी आयुर्वेद को अपनाना चाह रहा है तो भारत सरकार ने 25-26 से आयुर्वेद गुरुकुलम स्टार्ट करने का प्रोजेक्ट बनाया है और आयुर्वेद गुरुकुलम में 10th के लेवल पर ही नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और इसमें सिलेक्शन होगा और इसके आधार पर आयुर्वेद गुरुकुलम में जो 7.5 साल का कोर्स है उसमें शामिल किया जा सकता है। साथ में विभिन्न जो सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं, जैसे पंचकर्मा टेक्नीशियन, आयुर्वेद फार्मासिस्ट, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। आयुर्वेद ब्यूटिशियन का कोर्स भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में चल रहे हैं। इसके अलावा भी वृक्ष आयुर्वेद के नाम से भी बहुत सारे कोर्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में कंडक्ट किए जा रहे हैं। जो ग्रेजुएशन डिग्री है उसका नाम BAMS है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, और अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करता है तो उसका नाम MDMS है। और अगर सुपर स्पेशलिटी डिग्रीज में NCISM जो भारत की गवर्निंग बॉडी है आयुष पैथीज की, उसके द्वारा अभी सुपर स्पेशलिटी डिग्रीज 22 कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं। और साथ में अगर हायर क्वालिफिकेशन में जाएं तो PhD इन आयुर्वेदा भी एक कोर्स भारत सरकार के द्वारा विभिन्न महाविद्यालयों में कंडक्ट करवाया जा रहा है। ओके सर, किसी भी प्रोफेशन के लिए प्रैक्टिसेस का होना बहुत जरूरी है। वहीं अगर हम आयुर्वेद क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में किस तरह के प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, साथ ही मंगलायतन विश्वविद्यालय ने किस तरह की फैसिलिटीज इस विभाग के छात्रों को दी हुई हैं? प्रैक्टिकल्स के लिए आयुर्वेद का छात्र मॉडर्न के जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको तो फुलफिल करता ही है, साथ में आयुर्वेद के भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो अभी लॉन्च किए गए हैं, वेदा पल्स, जिसके द्वारा जो मरीज है या कोई भी स्वस्थ व्यक्ति है उसकी प्रकृति का परीक्षण कर सकते हैं, जिसे आयुर्जेनोमिक्स कहा जाता है। और प्रकृति का परीक्षण होने पर आप भविष्य में अगर उसको कोई बीमारी होने के आसार होते हैं तो उस डाटाबेस के आधार पर उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है और स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखा जा सकता है। और इसके लिए इम्यूनोमोडुलेटर्स वगैरह का यूज किया जाता है, तो वो सब उस प्रकृति परीक्षण के आधार पर ही डिसाइडेशन होता है। कुछ उदाहरण के तौर पर आप हमें नाम बता सकते हैं प्रैक्टिकल्स के? प्रैक्टिकल्स के जैसे आपके जो मॉडर्न पैरामीटर्स पे जो किए जाते हैं, ECG, सोनोग्राफी, BP इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो मॉडर्न में यूज करते हैं वही आयुर्वेद में यूज करते हैं, अलग से कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता। लेकिन साथ में जैसे मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बताया वेदा पल्स, इसके द्वारा चिकित्सक हैं, जो शिक्षक हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से बच्चे को इतना स्ट्रांग बना देते हैं जिससे कि वो फील्ड में जाके कहीं भी किसी भी तरह से फेल नहीं हो सके। बिल्कुल सर, वहीं हमारे देश में कुछ समय पहले महामारी आई थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आज हम उसे कोरोना के नाम से जानते हैं। उस कोरोना में आयुर्वेदा किस तरह से मददगार साबित हुआ हमारे पूरे देश के लिए, पेशेंट्स के लिए, कुछ उसके बारे में बताएं। देखिए, मैंने अभी पूर्व में भी आपको बताया, आयुर्वेद में मरीज की चिकित्सा नहीं की जाती, सबसे पहले स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने की तरफ ध्यान दिया जाता है। तो स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद में इम्यूनोमोडुलेटर्स का यूज किया जाता है। और इम्यूनोमोडुलेटर्स से स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए जो बहुत सारे जड़ी बूटियां, बहुत सारी औषधियां का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति बीमार ही नहीं हो सकते। आप जहाँ पे कोरोना की बात कर रहे हैं, तो कोरोना में जो स्वस्थ व्यक्ति थे उनको स्वस्थ रखने के लिए जैसे गुडूची, आपके चिरायता, कालमेघ, ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं जिनको इम्यूनोमोडुलेटर्स के लिए यूज किया गया। साथ में जो उनकी ट्रीटमेंट के लिए आपके वासा, चिरायता, ऐसी मेडिसिन जो सिम्टम्स हैं कोरोना के, उनको सप्रेस करने के लिए यूज किया गया। ओके सर, वहीं जहाँ तक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की बात आती है तो पास आउट होने वाले विद्यार्थियों को आप किस तरह से ट्रेनिंग देने का प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं जिससे वो अपने फ्यूचर में बहुत आगे बढ़ सके और अपने करियर में ग्रोथ ला सके? देखिए, जैसे हमारा जो लक्ष्य है मंगलायतन विश्वविद्यालय की तरफ से और मंगलायतन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की तरफ से एक ही लक्ष्य है कि बच्चा फुल्ली डेवलप्ड होके जाए, जिससे कि कहीं भी उसको कोई भी परेशानी फेस नहीं करनी पड़े। इसके लिए सबसे पहले तो आयुर्वेद हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में खुद जॉब देने वाला बने, सबसे मेन बात तो, न कि जॉब करने वाला बने। मान लो कोई इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से वो जॉब देने वाला ना बन सके, तो कम से कम अपने एक्सपर्टाइज से वो उन स्थानों पे अपना जॉब तलाश सके, उनको जॉब उपलब्ध करवाए सके। इसके लिए हमने विभिन्न फार्मेसीज में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, जैसे दिल्ली में है, नोएडा में है,
आपके अलीगढ़ में है, ऐसे बहुत सारी जगह हैं, जयपुर में, राजस्थान में, जहाँ पे आयुर्वेद चिकित्सक को जॉब आसानी से मिल सकती है। और जैसे मेरा 15 साल का जो एक्सपीरियंस है उसको मैं यूटिलाइज करके जो विद्यार्थियों के कैरियर काउंसलिंग या कैरियर बनाने में हेल्प कर सकता हूँ। बिल्कुल सर, और हमारी ये ख्वाहिश भी रहेगी कि आप जल्द से जल्द उन बच्चों के भविष्य को साकार करने में अपना योगदान दें, अपना हाथ बढ़ाएं। एक आखिरी सवाल से मैं इस प्रोग्राम को विराम की ओर ले जाऊंगी कि अगर संदेश की बात करें तो जो श्रोतागण इस समय आपको सुन रहे हैं, आप उनको आज के विषय के मुताबिक यानी आयुर्वेद के मुताबिक क्या संदेश देना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली और सबसे फॉरमोस्ट जो बात है वो यही है कि आयुर्वेद के विद्यार्थियों को, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने की तरफ प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद एक समग्र चिकित्सा प्रणाली है। इसमें स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने और रोगी का रोग प्रशमन करने के लिए उपाय दिए गए हैं। और दूसरा जो कि आयुर्वेद चिकित्सकों और अन्य कॉर्पोरेट्स के साथ नेटवर्क बनाना चाहिए और समाज में सक्रिय भागीदारी तय करनी चाहिए, जिससे कि समाज में उनका मान और प्रतिष्ठा बढ़ सके और समाज को उन्नत बनाया जा सके। तभी समाज के बंधुओं से और विद्यार्थियों से यही कहना चाहूंगा कि इसको इंटरेक्टिव और इसको सेफेस्ट कैरियर बनाने के लिए आयुर्वेद के जो विद्यार्थियों और समाज को आयुर्वेद के विकास के लिए हमारी भारतीय 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है, उसके डेवलपमेंट के लिए प्रयास करने चाहिए। और किसी भी तरह कोई खामी ऐसा नहीं रह जाए, जैसे कि चाइना में TCM का जो विकास है उस लेवल पे भारत सरकार ने 2014 से ही प्रयास करना स्टार्ट कर दिया है। इसीलिए ICD-10 का डेवलपमेंट किया है। ICD-10 के नाम से एक सॉफ्टवेयर बनाया था भारत सरकार के द्वारा। लगभग 25,000 बीमारियों का उसमें उल्लेख किया गया, जो WHO के द्वारा इसको डाटाबेस को संबद्ध नहीं कर पाए, इसलिए इसको 500 बीमारियों के रूप में डाटाबेस बनाया गया है ICD-11 के रूप में, जिससे कि भारत सरकार के द्वारा ये भारत की जो चिकित्सा पद्धति है विश्व स्तर पर पंजीकृत हो सके और सभी देश इसका सक्रिय रूप से यूज कर सके। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा संदेश दिया सर आपने। दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा जी ने बताया, अगर आप भी इस फील्ड में, इस क्षेत्र में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, अपना रुझान रखते हैं, तो अपने मेहनत और टैलेंट के साथ आप भी इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। और एक बड़े ही अच्छे संदेश के साथ अपनी वाणी को विराम दिया डॉक्टर मनोज जी ने कि आयुर्वेद फील्ड बहुत बड़ा है। अगर आप इसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं और ग्रोथ लाना चाहते हैं तो एक दूसरे को सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा इस बारे में जानकारी लें और इस फील्ड में, इस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाएं, जिसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आपके साथ हैं, आपको सहयोग कर रहे हैं। इतने प्यारे से संदेश के साथ आपने अपनी वाणी को विराम दिया डॉक्टर मनोज जी। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। न सिर्फ आप रेडियो नारद से जुड़े, बल्कि हमें आयुर्वेदा करियर अपॉर्चुनिटीज के विषय पर ढेर सारी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद यशिका जी, मुझे ये अवसर दिया गया जिससे कि मैं समाज के बंधुओं से और विद्यार्थियों से इंटरेक्ट हो सकूं। धन्यवाद। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक ऐसा मेहमान जो आपको बताएंगे अपने डिपार्टमेंट की पहचान। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दे इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।